अमेरिका की यात्रा पर गए राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मानहानि के मुकदमे में उन्हें अधिकतम सजा मिलेगी। अमेरिका में राहुल गांधी के एक और बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की तुलना गुरु नानक देव जी की यात्राओं से करते हुए कहा था कि गुरु नानक देव भी थाईलैंड गए थे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राहुल के बयान पर घोर आपत्ति जताई है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी भारत के खिलाफ दुनिया भर में नफरत की दुकान खोल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसाग्रस्त मणिपुर के 3 दिन के दौरे के बाद घटना की हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग से जांच की घोषणा की है। मणिपुर में काम कर रही सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय के लिए इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड बनाया गया है। हिंसा के दौरान हथियार लूटने वालों से भी हथियार सौंपने की अपील की गई है। अमित शाह ने कहा है कि भारत सरकार के साथ हुए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOO एग्रीमेंट का सख्ती से पालन किया जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हम सभी को न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। पुलिस को मुकदमे की जांच करने देनी चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि खिलाड़ी लगातार अपनी शर्तें और मांग बदल रहे हैं। देश की नई संसद में भी कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ पुरानी मांग जारी रखने का फैसला किया है। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग अदानी मसले पर मोदी सरकार से पूछे गए 100 सवालों की बुकलेट जारी की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों के लिए बनाए गए नियमों को 31 दिसंबर 2018 को कमजोर किया गया था और 21 अगस्त 2019 को वे नियम हटा दिए गए थे। कांग्रेस ने अदानी मसले पर JPC की मांग जारी रखने की बात भी कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन भी उतरे हैं। M.K. स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी DMK संसद में केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेगी। केंद्र सरकार दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अध्यादेश लाई है। 2 जून को केजरीवाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करने वाले हैं। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले के मुकदमे में आज लालू यादव की बेटी मीसा भारती की अदालत में पेशी हुई। अदालत ने आरोप पत्र दाखिल करने में देर कर रही जांच एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट की ओर से CBI को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 12 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। इस मुकदमे में RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत नौकरी पाने वाले 14 लोगों के खिलाफ CBI जांच कर रही है। 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते लोगों से जमीन लेकर उन्हें रेलवे में नौकरी दी गई थी। राजस्थान में आज से मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू कर दी गई है। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी और 200 यूनिट तक कोई सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि राज्य बिजली संकट से गुजर रहा है, इसीलिए मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर राजस्थान सरकार ने अब तक अमल नहीं किया था। राज्य की बिजली वितरण कंपनियों पर 1,20,000 करोड़ का कर्ज है। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में आरोपी साहिल को अदालत ने फिर 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। दिल्ली पुलिस को अब तक हत्या में इस्तेमाल चाकू नहीं मिल पाया है। पुलिस दिल्ली से बुलंदशहर के रास्ते की CCTV फुटेज की पड़ताल कर रही है। पुलिस ने साक्षी की सहेली भावना, नीतू और पुराने दोस्त प्रवीण का भी बयान लिया है। साक्षी के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला है कि साक्षी और प्रवीण के बीच बातचीत होती थी। झारखंड के लव जिहाद केस में पुलिस ने शिकायतकर्ता मॉडल मानवी राज सिंह से बयान ले लिया है। मानवी से बयान लेने झारखंड पुलिस मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंची थी। मानवी राज ने आरोप लगाया है कि तनवीर अख्तर खान नाम के युवक ने उन पर धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव बनाया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थन में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम का आतंकवादी संगठन उतरा है। TTP ने अपने मुखपत्र में 9 मई को पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हुए हमले की तारीफ की है और पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की मांग भी की है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको इश्क के खूनी खेल के बारे में बताएंगे और ये खबर राजनीति के बारे में नहीं है, ये खबर चुनाव के बारे में नहीं है, ये खबर नेताओं के बारे में नहीं है, ये खबर आपके बारे में है, आपके परिवार के बारे में है, आपके परिवार में आपके बच्चों और आपके परिवार में युवाओं के बारे में है, हमारे समाज के बारे में है। क्योंकि ये वो खतरनाक खेल है जिसमें हमारे देश के ज्यादातर युवा अब फंसते चले जा रहे हैं। क्या आपने नोट किया है
कि हाल के दिनों में इश्क और ब्रेकअप को लेकर हो रही हत्याओं में अचानक से वृद्धि हो गई है। हमारे देश के ज्यादातर युवा या तो अपने रिलेशनशिप्स में व्यस्त हैं या फिर ब्रेकअप और बेवफाई के गम में डूबे हुए हैं। और इसीलिए आज हम इस खबर का एक बहुत ही चिंताजनक विश्लेषण आपके सामने लेकर आए हैं और आपको यह बताएंगे कि आखिर लड़कियों को इश्क जिहाद का शिकार बनाना आजकल इतना आसान क्यों हो गया है। क्योंकि भारत के समाज में ये जो दौर है जो आजकल आपको देखने को मिल रहा है, ये दौर इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो झारखंड के गिरिडीह जिले से आई है। 31 मई को इस जिले में एक बहुत बड़ा मशाल जुलूस निकाला गया, जिसकी तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हजारों लोग शामिल हुए और ये तमाम लोग इस जुलूस में एक लड़की का नाम बार बार दोहरा रहे थे। हम आपको इस लड़की का नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि ये लड़की नाबालिग थी, लेकिन इसके साथ क्या हुआ वो आज हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। ये लड़की 16 साल की थी, जिसे एक खास धर्म के 2 लड़कों ने पहले अगवा किया, बाद में उसका गैंगरेप करके उसे एक कुएं में मरने के लिए फेंक दिया। यह लड़की काफी देर तक इस कुएं में बुरी तरह तड़पती रही और जब किसी तरह कुछ स्थानीय लोगों ने उसे कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। हालांकि अपनी मौत से कुछ सेकंड पहले इस लड़की ने एक लड़के का नाम लिया और वो नाम था मोहम्मद कैफ अंसारी। जब पुलिस इस लड़के के पास पहुंची तो पता चला कि इस 20 साल के मोहम्मद कैफ अंसारी नाम के लड़के ने अपने एक 18 साल के दोस्त, जिसका नाम है आसिक अंसारी, उसके साथ इस हिंदू नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी। और ये दोनों ही आरोपी एक खास धर्म से हैं, एक ही धर्म से हैं। और इस घटना के बाद से झारखंड का गिरिडीह जिला गुस्से की आग में उबल रहा है। हालांकि यहां बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, ये तो हमने शुरुआत में आपको एक घटना बताई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से भी एक ऐसा ही मामला आया है, जहां मोहम्मद दानिश नाम के एक आदमी ने समीर बनकर, यानी उसने अपना नाम बदला, अपना नाम रखा समीर बनकर पहले एक हिंदू लड़की से इश्क किया और जब यह लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसने इस लड़की की हत्या कर दी। और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान के उदयपुर, चूरू और महाराष्ट्र के पुणे से भी इसी तरह की घटनाएं आ रही हैं, जिनमें यह इश्क खूनी इश्क में तब्दील हो गया और फिर एक खास धर्म के लड़कों ने इन लड़कियों की हत्या कर दी। और इन तमाम घटनाओं में 3 चीजें बहुत अहम हैं। पहला, इन सभी घटनाओं में लड़कियों की उम्र बहुत कम है और झारखंड में तो जिस हिंदू लड़की की हत्या हुई वो नाबालिग थी और सिर्फ 16 साल की थी। आपको याद होगा दिल्ली में भी साहिल खान ने जिस साक्षी नाम की लड़की की हत्या की, वो लड़की भी सिर्फ 16 वर्ष की थी। दूसरा, इन मामलों में सारे आरोपी एक विशेष धर्म से हैं और ज्यादातर मामलों में ये सब लोग अपना नाम बदलकर हिंदू धर्म के लड़के बने हुए थे। और तीसरा, इन सभी घटनाओं में लड़कियों पर कहीं ना कहीं बाद में धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला गया या फिर ये लड़के हिंदू बनकर इन लड़कियों को धोखा दे रहे थे। जैसे छत्तीसगढ़ की घटना में मोहम्मद दानिश समीर बना हुआ था और दिल्ली की घटना में मोहम्मद साहिल खान राहुल बना हुआ था। 30 मई को हमने आपको भारत में चल रहे उस लव जिहाद के बारे में, जिसका हमने नाम दिया था लव ब्लैक एंड व्हाइट, उस लव ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में हमने आपको बताया था। यह था वो लव ब्लैक एंड व्हाइट, यह हमने इसका नाम दिया है, यह लव ब्लैक एंड व्हाइट है क्योंकि इसमें सब कुछ आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा। और इसमें एक विशेष धर्म के आरोपियों ने पहले हिंदू धर्म की लड़कियों को हिंदू बनकर धोखा दिया और जब यह इश्क इन लड़कियों की ना में बदला, यानी बाद में जब इन लड़कियों ने ना कह दिया या जब इन लड़कियों ने इन लड़कों की सच्चाई जानने के बाद इस्लाम धर्म मानने से इनकार कर दिया या इन लड़कों से बात करने से मना कर दिया, उस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश की, तो लड़कियों की ना इन लड़कों से बर्दाश्त नहीं हुई और फिर इन तमाम लड़कियों की हत्या कर दी गई। और उसी दिन हमने आपको साक्षी, श्रद्धा, सीमा, निशा, एकता, निधि, रेनू, प्रिया, पिंकी और चंचल की कहानियां बताई थी। देखिए आप। लेकिन अब इन लड़कियों में कुछ और लड़कियों के नाम जुड़ गए हैं। अब शालिनी, पूजा, कल्पना और सीमा का नाम भी इस सूची में जुड़ गया है।
ये तो वो सूची है जो मैं लेकर आया हूं आपके पास। अगर आप पूरे देश में ढूंढने के लिए जाएंगे तो ये सूची बहुत लंबी होगी, शायद पढ़ना भी मुश्किल होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो सूची है ये बढ़ती जा रही है, ये सूची लंबी होती जा रही है और कहानी बिल्कुल एक है। और ये लड़कियां उसी खूनी इश्क का शिकार हो रही हैं जिसके आरोपी हिंदू नाम रखकर इन्हें लगातार धोखा देते रहे। तो आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, ये लव ब्लैक एंड व्हाइट है। ये लड़कियों की कहानियां हैं, वो लड़कियां जो इस इश्क की शिकार हुई हैं, और ये वो लड़के हैं जो शिकार कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं साहिल खान उर्फ राहुल, शाकिल उर्फ अमन, इकबाल उर्फ राजू शर्मा, तौफीक उर्फ राहुल वर्मा, महमूद इकबाल उर्फ रौनक चौरसिया, आरिफ खान उर्फ अभय मिश्रा, वसीम खान उर्फ अर्जुन। आज यहां पर 3 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह कि इश्क जिहाद आखिर हो क्यों रहा है। दूसरा, यह इश्क खूनी इश्क में क्यों बदलता जा रहा है। और तीसरा, हमारे देश में यह इश्क जिहाद करना अब इतना आसान क्यों हो गया है। अचानक इस तरह के मामलों में इतनी वृद्धि कैसे हो गई है, जो कि पहले हमें ऐसे मामले सुनने को तो मिलते थे लेकिन इतने नहीं कि एक ही दिन में कई कई घटनाओं के बारे में हमें पता चले। यह बहुत ही चिंताजनक बात है हमारे समाज के लिए। हम इन तीनों सवालों के जवाब आज आपको देंगे और आपको सावधान भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं और आपको यहां यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये इश्क जिहाद शब्द हम अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये शब्द उन पीड़ित परिवारों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी लड़कियों की बेरहमी से हत्या की गई है, जिनकी बेटियों की हत्या हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर 20 में एक आत्महत्या और हर 10 में से एक हत्या की वजह इश्क है। यही इश्क जिसे हम कभी प्यार कहते हैं, कभी लव कहते हैं। इसके अलावा भारत में ज्यादातर हत्याओं के पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण निजी दुश्मनी, सबसे बड़ा कारण यही है। जैसे ब्रेकअप के बाद लड़के लड़कियों की ना को बेवफाई समझकर उन्हें अपना दुश्मन मानने लगते हैं और फिर यह दुश्मनी उन लड़कियों की हत्या में बदल जाती है। दूसरा कारण सांप्रदायिक या धार्मिक, जिसमें धर्म की वजह से हत्याएं हो जाती हैं। और तीसरा कारण इश्क, जो खूनी इश्क में बदल जाता है। आपसी विवाद भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमने आपको बताया। आपसी विवाद असल में किसी के भी चीज के बारे में भी हो सकता है। आपसी विवाद तो प्रॉपर्टी पर भी हो सकता है, पैसे को लेकर भी होता है, पुरानी खानदानी दुश्मनी भी हो सकती है। लेकिन इश्क को लेकर भी अब आपसी विवाद होने लगे हैं। इश्क को लेकर भी अब लोग बदले की भावना पालने लगे हैं। इश्क को लेकर बदला लेने की भावना आती है। प्रेम संबंधों को लेकर हो रहा है, अवैध संबंधों को लेकर भारत में हत्याएं हो रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। भारत में इश्क के नाम पर जिहाद करना या इश्क का खूनी इश्क में बदल जाना इसलिए आसान हो गया है क्योंकि अब हमारे देश में इश्क इंस्टेंट इश्क वाले T20 फॉर्मेट में बदल चुका है। एक जमाना था पुराना जब इश्क धीरे धीरे परवान चढ़ता था, जब इश्क को परवान चढ़ने में महीनों और वर्षों लग जाया करते थे और जिससे इश्क हो जाता था लोग उसे जीवन भर याद रखते थे। लेकिन जो आज का इश्क है ये सुपर फास्ट 2 मिनट मैगी की तरह है, ये T20 फॉर्मेट की तरह है। इस इश्क में हर रोज T20 की तरह 2 मैच खेले जाते हैं। आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 18 से 27 वर्ष के 87% युवाओं के पास आज स्मार्टफोन है और इन स्मार्टफोन्स में ज्यादातर युवा ऐसे सोशल मीडिया एप्स या डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं जहां इश्क वाला लव सब्सक्रिप्शन फी लेकर बहुत आसानी से सेल में मिल रहा है। यानी आज आपको प्यार चाहिए तो उसकी भी सेल लगी हुई है और यह प्यार आपको हैवी डिस्काउंट पर मिल सकता है, ऑफ सीजन डिस्काउंट पर मिल सकता है, वीकेंड डिस्काउंट पर मिल सकता है। आज हमने एक प्रयोग करते हुए डेटिंग एप्स को इंटरनेट पर ढूंढा तो हमें यह पता चला कि इन डेटिंग एप्स पर इश्क वाला एक ऐसा शॉपिंग मॉल खुला हुआ है जहां 6 महीने की सब्सक्रिप्शन फी एक साथ देने पर स्पेशल डिस्काउंट के साथ साथ एक रिलेशनशिप आसानी से आपको मिल जाता है। और यहां बात सिर्फ इन डेटिंग एप्स की नहीं है। भारत के बहुत सारे युवा जो स्मार्टफोन रखते हैं, जिनके पास इंटरनेट है, वो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हर दिन कई कई घंटे बिताते हैं
जिन पर 6, 7, 8, 9, 10 या 11 साल के बच्चे भी, यानी स्कूल के बच्चे, कॉलेज के लोग गर्लफ्रेंड के साथ रील्स बनाकर अपलोड कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड्स के साथ रील्स बनाकर अपलोड कर रहे हैं और लाखों लोग उन्हें देख भी रहे हैं। एक नया फैशन चला है। आज कुछ रील्स हमने आपके लिए निकाली हैं जिन्हें देखकर आपको यह समझ में आएगा कि भारत के युवाओं की आज दो ही समस्या हैं और वो हैं वाईफाई और बेवफाई। ये जो हमने आपको कुछ रील्स दिखाई हैं, ये तो हमने आपको कुछ चुनिंदा रील्स दिखाई हैं। अगर आप जाएंगे सोशल मीडिया पर तो आपको ऐसी एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, शायद लाखों रील्स मिल जाएंगी। और ये जो रील्स जो आप देख रहे हैं, जो वीडियोस आप देख रहे हैं, इन्हें छोटे छोटे बच्चों ने बनाया है। इनमें से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो पढ़ते नहीं हैं, स्कूल या कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं और आजकल बेरोजगार हैं। लेकिन इन सब का जो थीम है वो एक ही है और वो थीम है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप, बेवफाई और किसी भी तरह जीवन में एक पार्टनर को ढूंढना। आज से 2 दशक पहले एक जमाना ऐसा था जब इश्क करना इतना आसान नहीं था और आपको याद होगा तब कहा जाता था कि ये इश्क नहीं आसान, और तब इश्क इतना खूनी भी नहीं होता था। और उस समय जो फिल्में भी आया करती थी, उन फिल्मों में इश्क को समर्पण के भाव से दिखाया जाता था, जिनमें कई बार जो हीरो होता था वो नायिका को अपने दिल की बात कह ही नहीं पाता था। लेकिन आज के इस इंटरनेट के युग में लोग अपने दिल की बात सिर्फ इंटरनेट या ऑनलाइन जाकर बड़ी आसानी से कह सकते हैं। सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको 2-4 इमोजीज भेजने हैं और आपका काम हो जाएगा। इश्क करना कोई गुनाह नहीं है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, और इश्क हमेशा खूनी भी नहीं होता। इश्क तो असल में समर्पण सिखाता है और इश्क को सबसे पवित्र भावना माना जाता है। लेकिन अब दुख इस बात का हो रहा है कि ये इश्क एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। ये इश्क अब एक एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है। और ये जो इश्क है, आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल कॉलेज के, ये इश्क के जरिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने बड़े हैं। यानी जिसकी जितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी वो उतना ज्यादा प्रभावशाली है, जिसके जितने बॉयफ्रेंड्स होंगे वो उतनी ज्यादा खूबसूरत है। और तब बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी इससे मुनाफा कमाना चाहती हैं और धर्म के ठेकेदार भी फिर इसका पूरा फायदा उठाते हैं। इसीलिए आज आपको यह समझना होगा कि इस खूनी इश्क की जड़ें असल में इंटरनेट के लहू से लाल है और इंटरनेट की यही लहू हमारे देश के बहुत सारे युवाओं की नसों में आज दौड़ रहा है। इसके साथ ही इस बिजनेस मॉडल में धर्म परिवर्तन की जड़ें भी आपको दिखाई देंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको गाजियाबाद का एक मामला बताते हैं, जहां एक परिवार ने पुलिस को अपनी एक शिकायत भेजी और इसमें उसने बताया है कि कुछ लोग उनके लड़के को ऑनलाइन धर्म परिवर्तन कराने के लिए उसका ब्रेन वॉश कर रहे थे। इसके बाद यह लड़का अपने माता पिता को यह कहकर घर से बाहर जाने लगा कि वो बाहर या तो खेलने जा रहा है या जिम जा रहा है। सोचिए, वो कहने लगा कि मैं दिन में 5-5 बार ये लड़का जिम जाने लगा। अक्सर लड़का बाहर रहने लगा। लेकिन जब इसके पिता को शक हुआ कि ये लड़का इतना घर से बाहर क्यों जाता है, इतनी बार लगातार जिम क्यों जा रहा है एक ही दिन में, तो उन्होंने अपने बेटे का पीछा किया और यह पता चला कि ये लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर एक मस्जिद जाता था। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि कैसे धर्म परिवर्तन का यह बिजनेस मॉडल अब ऑनलाइन चलाया जा रहा है और इस बिजनेस मॉडल का शिकार कोई भी हो सकता है। आपके परिवार का कोई बच्चा भी हो सकता है। जैसे गाजियाबाद की घटना हमने आपको बताई है, यह किसी के साथ भी हो सकता है। आपको पता ही नहीं होगा कि आपका बच्चा ऑनलाइन कैसे लोगों के प्रभाव में आ गया है। इसलिए आज हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि आपको अपने घर में, अगर आपके घर में कोई युवा हैं, कोई ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, आपको उन पर जरूर नजर रखनी पड़ेगी। हालांकि कहते हैं कि आजकल का जो जमाना है बड़ा मॉडर्न जमाना है, आजकल के बच्चे पसंद नहीं करते कि माँ बाप उन पर निगरानी रखें, लेकिन ये करना बहुत आवश्यक है। और आपको उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको उनके फोन पर क्या चल रहा है यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपके बच्चे नाबालिग हैं तो खास तौर पर, क्योंकि अगर आपका बच्चा नाबालिग है
तो वह आपको प्राइवेसी का बहाना करके अपना फोन आपसे छुपा नहीं सकता, क्योंकि आजकल के बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेसी चाहते हैं, जो कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरी प्राइवेसी है, आप इसको हनन नहीं कर सकते। लेकिन आज हम तमाम माता पिताओं से कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे को खुला मत छोड़िए। आजादी बहुत आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कहां जाता है, क्या करता है, खास तौर पर उसकी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं उसके बारे में आपको जरूर सोचना होगा। और ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे लगातार रील्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, और आपको अगर पता है कि आपका बच्चा रील्स और वीडियोस बनाने में इतना समय बर्बाद कर रहा है, तो आपको यह देखना चाहिए कि वो किस तरह का वीडियो बना रहा है। जिस तरह का वीडियो बना रहा है उसी से आपको उसकी मानसिकता के बारे में समझ में आ जाएगा। और यही कारण है, आपने देखा होगा कि आजकल हमारे देश में इश्क जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो लोग जानबूझकर इस मिशन पर लगे हुए हैं कि उन्हें अपना नाम बदलकर लड़की को धोखा देना है, तो सोचिए उनके लिए ये अब कितना आसान हो गया, क्योंकि उनके लिए अब इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, डेटिंग एप्स के जरिए किसी भी लड़की से संपर्क करना बहुत आसान हो गया है। लड़कियां भी पूरी आजादी चाहती हैं और इसीलिए वो बहुत जल्द लोगों से दोस्ती भी कर लेती हैं, और फिर दोस्ती करने के बाद कुछ समय के बाद उन्हें पता चलता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और फिर उनकी कई बार हत्या हो जाती है। कई बार ये जो इश्क है ये खूनी इश्क बन जाता है। इसलिए ये दोनों ही हैं। इसमें हमने आज जो आपको बताया है, इसमें हमने इश्क जिहाद को भी कवर किया है, क्योंकि इश्क जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उसका कारण ये है। लेकिन इश्क जिहाद को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ भी दीजिए, आप थोड़ी देर के लिए ये मानिए कि ये धर्म से हटा लीजिए इसको, तो भी हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिससे हमारे देश का समाज इससे पहले कभी नहीं गुजरा है। और कुछ ना कुछ इलाज या कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन हमारे समाज में रहने वाले लोगों को, खासतौर पर जो बड़े लोग हैं, उन्हें निकालना ही होगा, वरना पूरी की पूरी जो पीढ़ी है वो खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये देश 140 करोड़ लोगों का है और हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिसके आधार पर लोग कहते हैं कि भारत सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में युवा हमारे देश में ही रहते हैं। लेकिन जब ये युवा काम ही नहीं करेंगे, जब ये युवा पढ़ाई ही नहीं करेंगे, जब ये युवा सारे दिन वीडियोस बनाते रहेंगे, रील्स बनाते रहेंगे, और इसीलिए पूरी दुनिया में रील्स बनाने के मामले में भारत नंबर 1 पर आ गया है। तो हमें क्या बनना है? क्या हमें पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हब बनना है? क्या हमें पूरी दुनिया का IT हब बनना है? क्या हमें विश्व गुरु बनना है? क्या हमें एक सुपर पावर बनना है? या हमें दुनिया की सबसे बड़ी रील्स बनाने वाले, उत्पादन करने वाला देश बनना है, जिसमें सबसे ज्यादा रील्स बनते हैं और पूरे की पूरी युवा पीढ़ी इंटरनेट का नशा करके बैठी है? यह आपको सोचना है। अब हम आपको आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे, आपको दिल्ली के पुराने किले पर लेकर चलेंगे, और यह स्पेशल रिपोर्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इस किले को वर्ष 1533 में मुगल बादशाह हुमायूं ने बनवाया था, लेकिन जब यहां पर खुदाई की गई तो इस किले के नीचे से हजारों वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं, जो महाभारत काल के हो सकते हैं, मौर्य काल या गुप्त काल के भी हो सकते हैं। आज हम आपको गुलामी के मकबरे के नीचे दबा भारतीय संस्कृति का असली इतिहास दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि दिल्ली के इस किले का नाम पुराना किला होना चाहिए या पांडव किला होना चाहिए। लेकिन इस विश्लेषण से पहले हम आपको कुछ तथ्यों के बारे में बताना चाहते हैं, और ये वो तथ्य हैं जिनसे आप इतिहास के विरोधाभास को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इतिहास कहता है कि दिल्ली का यह पुराना किला मुगल शासक हुमायूं द्वारा बनवाया गया था, और यह बात उस समय की है जब भारत में मुगल शासन की स्थापना हुए सिर्फ 7 वर्ष हुए थे। वर्ष 1530 में जब बाबर की मृत्यु के बाद मुगलों की सत्ता बाबर के पुत्र हुमायूं को सौंपी गई, तो उस समय हुमायूं अपनी तख्तपोशी के लिए एक नया किला चाहता था, और इस काम में कुछ समय लगा। लेकिन आखिरकार 1533 में दिल्ली में एक नए किले का निर्माण शुरू हुआ, जिसे मुगल बादशाह हुमायूं ने एक बहुत ही खास नाम दिया था, और यह नाम था दीन पनाह। दीन पनाह का मतलब होता है धर्म का शरण स्थान। और इस तरह वर्ष 1533 में आज का पुराना किला बनना शुरू हुआ, और फिर इसके 1 वर्ष के अंदर ही किले की दीवारें, बुर्ज, प्राचीर और प्रवेश द्वार का निर्माण पूरा हो गया। वर्ष 1540 में शेर शाह सूरी ने इस किले पर कब्जा कर लिया, और इसके बाद इस किले में कुछ और बदलाव किए गए। ये वो बातें हैं जो हमें इतिहास में पढ़ाई जाती हैं,
लेकिन इतिहास हमेशा वो नहीं होता जो दिखाई देता है। असली इतिहास असल में वो होता है जो सैकड़ों वर्ष पहले या हजारों वर्ष पहले जमीन के अंदर दफन कर दिया गया है। इसीलिए आज अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जितने भी आपको अपने देश में बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं जो पुरानी हैं, उनमें ज्यादातर मुगलों द्वारा बनाई गई इमारतें हैं या फिर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इमारतें हैं। और जैसा हम कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। इसीलिए ज्यादातर लोग आज अपने भारत के इतिहास को या तो अंग्रेजों तक सीमित करके देखते हैं या फिर मुगलों के काल तक, और बहुत ज्यादा हुआ तो सल्तनत के काल तक, दिल्ली सल्तनत के काल तक देखते हैं। उससे पीछे हमारे देश में क्या होता था ये कोई जानने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए हमारे देश में लोगों को मुगलों की 7 पुश्तों के नाम आज भी याद है, अंग्रेजों के नाम आज भी हमारे देश में जो शासक रहे हैं, वाइस रॉय रहे हैं, सबके नाम हमारे देश में लोगों को याद है। आज देश भर से जितने भी लोग दिल्ली घूमने के लिए आते हैं उन्हें यही लगता है कि पुराना किला या मौजूदा गढ़ मुगलों ने बनवाया था। और जो भी दिल्ली आता है, यहाँ के जो गाइड हैं वो कहते हैं कि पुराना किला जरूर देखिएगा, लाल किला जरूर देखिएगा। लेकिन जो हम आपको आज बता रहे हैं, जो आप देखते हैं, ये आधा सच है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस किले में जिन निर्धारित स्थानों पर खुदाई और सर्वेक्षण का काम इस समय चल रहा है, उसमें यह पता चला कि इस किले का प्राचीन अस्तित्व महाभारत काल के समय का हो सकता है। एएसआई को इस किले में की जा रही खुदाई के दौरान ऐसे अवशेष और खास प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले जो 1100 से 1200 ईसा पूर्व के हो सकते हैं। इसके अलावा इस खुदाई में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, जिनमें भगवान गणेश की मूर्ति है, देवी गज लक्ष्मी की मूर्ति है, और इसमें भगवान वैकुंठ विष्णु के भी अवशेष मिले हैं। सोचिए, पुराने किले के नीचे ये सब कुछ मिल रहा है। और एएसआई का कहना है कि उसे अलग अलग समय के सिक्के, अलग अलग काल के, अलग अलग युगों के सिक्के, राजमुद्रा और जानवरों के भी अवशेष मिले हैं। और ये सर्वेक्षण और खुदाई इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जिस पुराना किला को मुगलों से जोड़कर देखा जाता है, उसका इतिहास असल में कुछ और है और इससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो अवशेष हैं जो पुराना किला के कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में, कुछ जगहों पर जब खुदाई की गई तो ये वो अवशेष हैं जो मिले हैं। देखिए, इंसान अक्सर सतह के ऊपर बनाए गए ढांचे को ही इतिहास मानता है क्योंकि वही उसे दिखता है, लेकिन कई बार यही इतिहास इसी सतह के नीचे दफन भी हो जाता है। और सोचिए, इस मामले में तो ये कितनी बड़ी बात पता चल रही है कि जिस किले को अब तक मुगलों की पहचान माना जाता था, वो किला, उसके नीचे जो दबा हुआ है वो महाभारत काल का हो सकता है। आज अगर हम आपसे ये कहें कि जिस किले को आप पुराना किला कहते हैं वो किला पहले पुराण किला या पांडव किला था, तो क्या आप यकीन करेंगे? आपको शायद इस बात पर विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन असल में अब ये बात सच साबित होती दिख रही है और एएसआई इसी के तथ्य आजकल जुटा रहा है। लेकिन यहां एक सवाल यह भी है कि एएसआई को आखिर इस सर्वेक्षण को कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके पीछे वो शिलालेख और ग्रंथ हैं जिनमें पांडवों के किले का उल्लेख मिलता है। इनके मुताबिक जिस क्षेत्र में आज पुराना किला मौजूद है, वहां पहले इंद्रप्रस्थ नाम का एक नगर हुआ करता था, जिसे मौजूदा दिल्ली का प्राचीन रूप कहा जाता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। महाभारत काल में यह इंद्रप्रस्थ नगर पांडवों की राजधानी था और यह पुराना किला तब पुराण किला या पांडवों का किला नाम से विख्यात था। लेकिन मुगलों ने इस पांडव किले को पुराना किला बना दिया और आज भारत के ज्यादातर लोग उस इतिहास को ही भारत का असली इतिहास मानते हैं, जिसमें भारत गुलाम रहा। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था और इससे पहले भारत में केवल हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। सोचिए, इस बात को ध्यान से सुनिएगा आप, सिर्फ 3 धर्मों के लोग रहा करते थे, हिंदू, जैन और बौद्ध। लेकिन वर्ष 712 में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम यमन से संयुक्त भारत के सिंध प्रांत पहुंचा, जो आज पाकिस्तान में है। तो आप यहां समझ लीजिए, वर्ष 712 मोहम्मद बिन कासिम सिंध पहुंचा। इसके बाद देखिए क्या होता है। उस समय
मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन इसके बाद 12वीं शताब्दी में गुलाम वंश की स्थापना हुई और इसके बाद दिल्ली सल्तनत के वर्चस्व का दौर आया, जिसमें खिलजी, तुगलक और लोदी वंश सबसे ज्यादा चर्चित रहे। यह भारत का ही इतिहास है आपके लिए, शायद आप सब इसके बारे में जानते भी होंगे, बहुतों को नहीं भी पता होगा। फिर वर्ष 1526 में मुगल आए और इसके बाद 1857 में भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ और इसी को हमारे देश के लोग भारत का असली इतिहास आज तक मानते चले आ रहे हैं। इससे पीछे जाने की कभी हमने कोशिश नहीं की कि इससे पहले क्या हुआ था। आज हमारा आपसे एक सवाल है और वो ये कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि 7वीं सदी से पहले अखंड भारत में किस वंश का शासन था? आपको शायद सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आज हम आपको भारत का और सनातन धर्म का प्राचीन इतिहास बताना चाहते हैं, जिसे बहुत सारे लोग काल्पनिक मानते हैं। सनातन यानी हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन किया गया है। इनमें पहला था सतयुग, जो 17,28,000 वर्षों का था। दूसरे युग को त्रेता युग कहते हैं, जो 12,96,000 वर्षों का था और भगवान श्री राम का जन्म इसी त्रेता युग में हुआ और रामायण का पूरा प्रसंग त्रेता युग का ही है। तीसरे युग को द्वापर युग कहते हैं, जो 8,64,000 वर्षों का था और इस द्वापर युग में महाभारत काल आया और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही अवतार लिया था। और चौथे युग को हम कलयुग कहते हैं, जो अभी चल रहा है, जिसमें हम और आप जी रहे हैं। ये कलयुग है, ये इंटरनेट का युग है, ये सोशल मीडिया का युग है, ये इंस्टाग्राम का युग है, ये रील्स का, वीडियोस का युग है और ये खूनी इश्क का युग है। इसीलिए ये कलयुग है और ये जो कलयुग है ये भी 4,32,000 वर्ष का माना जाता है। हालांकि धर्म के विपरीत विज्ञान प्राचीन भारत को अलग स्वरूप में देखता है, लेकिन यह बात विज्ञान ने भी मानी है कि भारत की संस्कृति और अखंड भारत में हिंदू राजाओं का राजवंश हजारों वर्ष पुराना था। प्राचीन भारत का इतिहास हड़प्पा सभ्यता से शुरू होता है और फिर यह मौर्य साम्राज्य का उल्लेख करता है और इसके बाद गुप्त राजवंश का शासन आता है और इसी दौर में दक्षिण भारत में अनेकों साम्राज्य स्थापित हुए, जिनमें चोल साम्राज्य है और चेर राजवंश प्रमुख है। आपने ये शायद स्कूल या कॉलेज में इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन पढ़कर छोड़ दिया होगा या सिर्फ इस मंशा से पढ़ा होगा कि शायद इम्तिहान में, परीक्षा में आपसे इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा तो आपने रट लिया होगा, लेकिन कभी भी आपने इसे अपने डीएनए में शामिल नहीं किया होगा। हम आपको आज जो बता रहे हैं ये सब कुछ आपके डीएनए में है। भारत में ज्यादातर इमारतों और ढांचों पर इस्लामिक वास्तुकला इसलिए आपको दिखाई देती है क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारियों और मुगलों ने इन तमाम पुराने ढांचों को ध्वस्त करके भारत के सांस्कृतिक इतिहास को मिटाने की कोशिश की और जो मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल और अन्य हिंदू राजाओं के समय का प्राचीन इतिहास था, उसे या तो नष्ट कर दिया गया, खंडित कर दिया गया या खंडरों में तब्दील कर दिया गया। 321 ईसा पूर्व अखंड भारत में मौर्य साम्राज्य का शासन आया था, जो पहला ऐसा शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे अखंड भारत पर शासन किया। और मौर्य काल में ही दरबारी कला प्रसिद्ध हुई, जिसमें महल, स्तंभ, स्तूप, गुफाएं और मूर्तियां बनाई जाती थीं। ये उनका अपना एक अलग आर्किटेक्चर था। और मौर्य साम्राज्य का शासन ईरान के कुछ इलाकों तक फैला हुआ था, लेकिन आज इसके बारे में हमारे ही देश के लोगों को ज्यादा पता नहीं और बहुत सारे लोग इसे एक तरह की कल्पना मानते हैं। स्तंभ और महलों से चमकने वाले भारत को मुगलों ने गुंबद और मीनारें दी और भारत ने इन गुंबदों को अपना अंतिम सच मान लिया। इसलिए आज अगर आप बाहर जाएंगे, भारत में अलग अलग शहरों में भी जाएंगे, तो आपको गुंबद दिखाई देंगे या मीनारें दिखाई देंगी। और इसमें प्राचीन भारत का इतिहास कहीं जमीन के नीचे, गुलामी की जमीन के नीचे दफन कर दिया गया। हमारे देश के लोग अपनी प्राचीन शैलियां भूल गए, अपने प्राचीन प्रतीक भूल गए, कलाओं को भूल गए, कालों को भूल गए, काल हम भूल चुके हैं, ऐतिहासिक गुफाएं भूल गए, अभिलेख भूल गए और यहां तक कि उन प्राचीन मंदिरों को भी भूल गए जिनका निर्माण अंग्रेजों और मुगलों से सैकड़ों हजारों वर्ष पहले हुआ था। भारत के प्राचीन इतिहास की विवेचना कहती है कि हमारे देश के बहुत सारे हिंदुओं ने अलग अलग युगों में संस्कृति से पहले स्वार्थ को चुना। आप अक्सर सुनते हैं कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का आंदोलन चलाया गया,
जिसके बारे में हम, जिस अंग्रेजी में हम फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं। और हमें बहुत सारे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के नेताओं के बारे में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि मुगलों के खिलाफ या दिल्ली सल्तनत के खिलाफ कोई राष्ट्रव्यापी आजादी का आंदोलन क्यों नहीं हुआ? कड़वा सच ये है कि दिल्ली सल्तनत और मुगलों के दौर में हमने राष्ट्रव्यापी आजादी कभी मांगी ही नहीं, और इसीलिए मुगल भारत में आकर यहीं बस गए और उनकी गुलामी बहुत सारे लोगों को इसलिए मंजूर हो गई क्योंकि उन्होंने संस्कृति से पहले अपने स्वार्थ को चुना। लोगों को लगा, उस समय के जो छोटे मोटे राजा भी थे, नवाब भी जो थे, उन्हें भी लगा कि मुगल शक्तिशाली हैं, उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए वो उन्हें कहीं ज्यादा सुविधाएं और अच्छा शासन दे सकते हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे, अब कलयुग में अगर आप आएंगे तो आज भी यही हो रहा है। आज भी संस्कृति पर स्वार्थ हावी है और हमारे देश में अलग अलग सरकारें और राजनीतिक पार्टियां आज भी कलयुग के हिसाब से वही सब काम कर रही हैं जो पहले मुगलों ने किया, मुस्लिम शासकों ने किया या अंग्रेजों ने किया। आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपको मुफ्त बिजली देती हैं, मुफ्त पानी देती हैं, मुफ्त राशन देती हैं, मुफ्त की दूसरी सुविधाएं देती हैं। बहुत सारे नेता पैसा भी बांटते हैं, आपको बेरोजगारी भत्ता देते हैं और फिर इसके बदले में वो चुनाव जीत जाते हैं क्योंकि आप सब उन्हें इसके बदले में वोट दे देते हैं। उस जमाने में भी लोगों ने मुगलों के साथ यही किया। उस जमाने में भी जो बाहर के आक्रमणकारी आए थे हमारे देश में, हमारे देश के लोगों ने वही किया। हमारे देश के जो छोटे मोटे राजे रजवाड़े थे उन्होंने भी यही किया और शायद आम जनता ने भी यही किया। 1857 में जब पूर्ण भारत में अंग्रेजों का शासन आया, उससे पहले अंग्रेज भी इस बात को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने आधुनिकता की बातें की और भारत के लोगों को यह समझाना शुरू किया कि असल में भारत और भारत के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी सरकार उनका कल्याण कर सकती है, उनके बच्चों का भविष्य बना सकती है। और इसी नीति की वजह से सिर्फ 70,000 अंग्रेज लगभग 35 करोड़ के इस भारत को अपना गुलाम बनाने में कामयाब हो गए। 70,000 अंग्रेजों ने 35 करोड़ लोगों को अपना गुलाम बना लिया। कुछ तो बात रही होगी, लेकिन वर्ष 1900 के बाद जब भारत में लोग भूखे मरने लगे, अंग्रेजों ने अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी। जब धीरे धीरे सब कुछ समाप्त होने लगा, अंग्रेजों ने इस देश को लूट लिया, तब कहीं जाकर हमारे देश के लोगों ने आजादी के महत्व को समझा। वरना एक जमाने में हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी भी अच्छी लगने लगी थी। 1000 वर्ष पहले भारत के पास सब कुछ था और भारत सोने की चिड़िया कहलाया करता था। आज बहुत सारे लोग इसे भी एक कल्पना समझते हैं कि ठीक है, ये तो कल्पना है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये सच्चाई है। हमारे पास ओदंतपुरी, विक्रमशिला, जगदल, वल्लभी, नालंदा, तक्षशिला, कांचीपुरम, मान्यखेत, ललितगिरी, शारदा पीठ और नागार्जुन कोंडा जैसे प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने स्वार्थ की वजह से इस संस्कृति को गुलाम बनने दिया और जिन लोगों ने भारत की संस्कृति को गुलाम बनाया, उन्होंने हमारे इतिहास के सारे चिन्ह एक एक करके मिटा दिए। न सिर्फ मिटा दिए, बल्कि इतिहास भी उन्होंने खुद अपनी कलम से लिखना शुरू कर दिया और उनकी कलम से लिखा हुआ इतिहास ही आज आप और हम पढ़ रहे हैं। और पुराना किला में आज खुदाई के दौरान जो हजारों वर्ष पुराने अवशेष मिले, वो भी यही कहानी कहते हैं। और इसी पुराना किला में कुंती देवी का मंदिर है जो युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम की मां थी। मैं मौजूद हूं उसी एक्सकेवेशन साइट पर जहां पर पुराना किला में ये एक्सकेवेशन चल रही है और ये जो आप रिंग वेल देख रहे हैं, इसी रिंग वेल के नीचे बताया जा रहा है कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे आप इस पूरी साइट को महाभारत काल से जोड़ सकते हैं। ये जो रिंग वेल है ये मौर्य काल का है, जिसको कि हम लगभग 3री-4री शताब्दी ईसा पूर्व का इसको मानते हैं। और इसका वर्किंग लेवल जो टॉप पोर्शन है वहाँ पर है, वहाँ इसका प्लिंथ एरिया है। ये रिंग वेल बनाया जाता था जो टेराकोटा पकी मिट्टी के डिफरेंट रिंग्स को एक दूसरे के अंदर पिरो के, ताकि जो कुएं का जो मतलब बांध काम के रूप में इसको किया जाता ताकि कुआं धंसे नहीं। और मौर्य काल के नीचे जब हम आते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने एक्सकेवेशन किया तो इसका जो लास्ट रिंग है इससे लगभग जो है 70-80 सेंटीमीटर नीचे हमें कुछ पेंटेड ग्रे वेयर के शर्ट्स प्राप्त हुए। और जैसा कि भारतीय इतिहास में या इंडियन आर्कियोलॉजी में भी हम बात करें,
ये एक वेल इस्टेब्लिश फैक्ट है, जो कि प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने ये मत दिया था। उन्होंने महाभारत में उल्लेखित विभिन्न स्थलों पर खुदाई की और सभी खुदाई में जो है निचले स्तर पर पेंटेड ग्रेवेयर प्राप्त हुआ। तो ये उन्होंने स्थापित किया कि पेंटेड ग्रेवेयर जो कल्चर है वही महाभारत का कल्चर है और ये एक सर्वमान्य तथ्य है। तो उसी के आधार पर चूंकि जब हमें यहाँ पेंटेड ग्रेवेयर शर्ट्स मिले हैं तो ये हम कह सकते हैं कि उस काल में यहाँ पे कोई ना कोई गतिविधि थी। उस काल में कुछ न कुछ गतिविधि थी। आपके हाथ में वो शर्ट्स हैं, ये दरअसल पॉटरी का एक स्टाइल होता है, उसके जो टुकड़े हैं वो डॉक्टर साहब हमको दिखाएंगे। सर थोड़ा इनके बारे में बताइए। कि ये जो पेंटेड ग्रेवेयर है इसको इसलिए बोला जाता है, ग्रेवेयर इसके कलर के हिसाब से है और पेंटिंग मतलब इसमें ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक डॉट्स हैं या जो लाइन है स्ट्राइक्स केवल किए गए हैं, तो ये जो पेंटिंग्स हैं इसके बेस पे, क्योंकि ग्रे कलर की पॉटरी है उसमें ब्लैक पेंटिंग है, तो पेंटेड ग्रेवे कल्चर इस नाम से जाना जाता है। ये वेल नेविगेटेड क्ले से बनते हैं और अच्छी तरीके से पकाए हुए होते हैं। यदि आप इसके साउंड भी सुनेंगे तो ये साउंड जो है इसमें एक मेटेलिक साउंड आपको फील होगा। तो इस पात्र परंपरा को ही जो है, कितने पुराने होंगे ये टुकड़े अंदाजन आपके साथ? अभी तक जो तिथि निर्धारण के हिसाब से हम इसको लगभग 1100-1200 ईसा पूर्व की हम लोग बात करते हैं। 3000 से 3200 वर्ष पुराने, लगभग वही काल इसका आता है। थोड़ा सा ये मिट्टी, क्योंकि हम बहुत नीचे हैं, मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन साजिद आपको दिखाएं कि हम सरफेस से कितना नीचे हैं। इतनी खुदाई हो चुकी है यहाँ पर और तकरीबन 10 मीटर तक अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, जो हम अभी लोअर लेवल पे जा रहे हैं वो 10 मीटर पे हम लोग टच कर चुके हैं और वहाँ पर जो पूरा सेक्शन है आप देख सकते हैं। सेक्शन में एक पर्टिकुलर लेवल के बाद से आप देखेंगे कि एक सिल्ट का डिपॉजिट हमें आ रहा है, जो संभवतः नदी का जमाव है या उस समय किसी बाढ़ के प्रमाण है। तो ये जो डिपॉजिट हम जो सिल्ट की बात करते हैं, ये निश्चित रूप से चूंकि यमुना नदी पास में है तो या तो उसके जो है ये प्रमाण है कि उस समय में किसी काल में जो बाढ़ का डिपॉजिट है उसको हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जहाँ तक साहित्य की बात है तो महाभारत में भी ये उल्लिखित है कि राजा निचक्षु के काल में जो कि एक भयानक बाढ़ आई, जिससे जो शहर थे उनके प्रसिद्ध शहर इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर वो नष्ट हो गए और उसके बाद उन्होंने राजधानी जो है कौशाम्बी यानी आज का जो प्रयाग है वहाँ वो राजधानी शिफ्ट की। तो साहित्यिक रूप से उल्लिखित है। यहाँ हम प्रमाण के तौर पर देख पा रहे हैं कि एक हमें सिल्ट का बड़ा डिपॉजिट मिल रहा है। आपको हम दिखाते हैं कि जो खुदाई के दौरान यहाँ पर चीज़ें मिली हैं जो उस वक्त इस्तेमाल होती थी, और यहाँ पर दिल्ली के पुराने किले में जो खुदाई का काम चल रहा है उस दौरान कुछ यहाँ पर जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रही हैं दिलचस्प चीज़ें हैं। उस वक्त जो इस्तेमाल होते थे सिक्के और साथ ही साथ जो उस वक्त मूर्तियाँ बनाई जाती थी और साथ ही साथ यहाँ पे तरह तरह के कुम्हार जो बर्तन बनाते थे मिट्टी के वो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जब हम मिट्टी खोदना शुरू करते हैं, निकालना शुरू करते हैं, तो हमें ऐसे इतनी छोटी से छोटी चीज़ें, इतनी छोटी बीड्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। इसके लिए हमें बहुत ध्यान से मिट्टी को, जो मिट्टी हम एक्सकवेट करके निकालते हैं उसको हमें छान के निकालना होता है। तो ऐसी चीज़ें आती है। अभी ये गणेश जी की मूर्ति है, ये सोप स्टोन में बनी हुई है, छोटी सी, काफी सेंसिटिव है, केयर करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये गजलक्ष्मी है, ये मिट्टी की बनी हुई है। इसमें लक्ष्मी को अभिषेक करते हुए 2 हाथियों को दिखाया गया है। ये गजलक्ष्मी है। आपने विष्णु की मूर्ति देखी? दिखा दीजिए। इन्हें हम वैकुंठ विष्णु कहते हैं क्योंकि ये अपने सारे रूप में यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक आश्चर्य का ये है कि पहली बार यहाँ पे जैसे गणेश जी को दिखाया गया है नीचे। जैसे हम जानते हैं शंख चक्र गदा और पद्म, लेकिन यहाँ पे हम गणेश जी को देखते हैं नीचे की जगह में। जैसे चक्र है यहाँ पे गणेश जी है, यहाँ भी अपने जो गदा है यहाँ पे गणेश जी है, पद्म और शंख ऊपर है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही डिफरेंट है विष्णु का मूर्ति जो यहाँ से मिला है पुराने किले के एक्सकवेशन से। कॉइन भी हम देख पा रहे हैं, कॉइन्स भी है यहाँ पे, एक कॉपर कॉइन है, बाकी के तो हम रखे हुए हैं यहाँ पे। सो हम लोग इसको अभी क्लीनिंग करके, जो अभी कॉइन्स आते जा रहे हैं हम उसको क्लीनिंग करके इसके लेजेंड्स पढ़ने का कोशिश करेंगे, ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग। इस वक्त हम पुराना किला के भीतर मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर मौजूद ये मंदिर, श्री कुंती देवी मंदिर यहाँ पर है। कितना पुराना है ये, यहाँ पर जो मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मुन्नी देवी। कितना पुराना मंदिर है ये? बेटा ये इतना पुराना मंदिर है कि मैं ये नहीं बता सकती है कितना पुराना। पांडव कालीन मंदिर है। श्री कुंती माता जी कहते बावरी में स्नान करके और शिव और दुर्गा की यहाँ पर पूजा करती थी।
तो इसीलिए इसका नाम पड़ा कुंती देवी मंदिर। तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं अंदर। ये देखिए सामने आपको मंदिर नजर आ जाएगा, आपको यहाँ पे गणेश भगवान नजर आ जाएंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मंदिर में आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे शिव मंदिर भी है और यहाँ आप देखिए इस मंदिर में देवी देवता और कुंती माता के भी दर्शन हम आपको करा देते हैं। और ये देखिए यहाँ कुंती माता है, ये विष्णु भगवान जिनको वो करते हैं, तो ये क्या नाम शालिग्राम जी। ये वैसे तो कलयुग है, लेकिन खास बात यह है कि इस कलयुग में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है जो पहले शायद ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ तस्वीरें बनाई जिनमें आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराना किला से पहले महाभारत काल में जब यहां पांडव किला हुआ करता था तो वो कैसा दिखता होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमने ये तस्वीरें, पांडव किला की तस्वीरें आज आपके लिए बनाई है। आप देखिए, जब एआई को हमने ये बताया, सब कुछ फीड किया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये तस्वीर निकलकर सामने आई जो कहती है कि पांडव किला कुछ इस तरह का दिखता होगा। आज हम जिस अखंड भारत की बात करते हैं, नेपाल भी कभी उसी का हिस्सा था और भारत के नए संसद भवन में लगे इस अखंड भारत के नक्शे में उन शहरों के भी नाम हैं जो अभी नेपाल में है। लेकिन नेपाल के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अब इस पर आपत्ति जताई है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि भारत सरकार को यह गलती तुरंत सुधारनी चाहिए और नेपाल को यह बात अच्छी नहीं लगी कि अखंड भारत में के नक्शे में जो कि नए संसद भवन में लगा है, वहां उसमें नेपाल को भी शामिल किया गया है। यह विवाद ऐसे समय में हो रहा है जब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड इस समय भारत के दौरे पर हैं और आज ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है। नेपाल भले ही अखंड भारत को स्वीकार न करे, लेकिन रामायण कहती है कि रामचरितमानस कहती है कि नेपाल के जनकपुर में भगवान श्री राम की ससुराल थी और इसी शहर में माता सीता का जन्म हुआ था। यह स्थान नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीब 220 किलोमीटर दूर है, जबकि बिहार के सीतामढ़ी जिले से जनकपुर सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जनकपुर में जानकी मंदिर है जो भारत के लोगों के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है और इसके अलावा यहां वो विवाह मंडप भी मौजूद है जहां ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। और इससे पता चलता है कि नेपाल और भारत सिर्फ भौगोलिक रूप से करीब नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक नजदीकियां भी हैं जो अखंड भारत के विचार को और मजबूत करती हैं। अब ये जो कुछ नेता इसका विरोध कर रहे हैं, उनके जो पूर्व प्रधानमंत्री विरोध कर रहे हैं, ये वहां की लोकल पॉलिटिक्स की वजह से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल भी अब अंदरूनी राजनीति से संघर्ष कर रहा है और नेपाल में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो अब नेपाल की एक अलग पहचान बनाकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और वो पहचान में वो भारत को शामिल नहीं करना चाहते। और हमेशा याद रखें, अपनी बड़ाई रण में जाते वक्त नहीं, बल्कि रण से वापस आते वक्त करें।